स्टूडेंट हम 10th क्लास का जो सिविक्स की बुक है पॉलिटी उसका 4th चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये तीनों ही समस्याएं भारत में रही हैं। जैसे हमने थर्ड चैप्टर में सोशल डिफरेंसेस पढ़ा था। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस किस तरह से सोशल डिवीजन का कारण बन जाते हैं। मतलब आप भिन्न हैं लेकिन भिन्नता के आधार पर आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, नीचे तबके का समझा जाता, आपको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, इक्वल नहीं माने जाते किसी कारण से। इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ग्राउंड है। एक है जेंडर। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। जेंडर मैंने थर्ड चैप्टर में भी आपको बताया था। जेंडर मीन्स आपको पता ही सबको लिंग होता है। अब स्त्री पुरुष होना क्या होता है, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है। इसमें आपका कोई रोल नहीं होता कि आप स्त्री हैं या पुरुष के रूप में धरती पर जन्म लोगे। और अगर आपका रोल नहीं है तो इसका मतलब ये एक नेचुरल चीज है कि आप किस जेंडर में पैदा हुए। इस तरह से नेचर आप में कोई डिफरेंस नहीं पैदा करती। इफ यू बोर्न एज ए मेल you are so special for the nature, and if you are born as a female you are also special for the nature। मतलब आप नेचर के लिए उतने ही स्पेशल हो, एक ह्यूमन बीइंग, एक ऑर्गेनिक के रूप में, जैसे चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, कुछ मेल के काम हैं दिए हैं संसार में। सृष्टि की रचना करने वाले, जो सृष्टि की रचना हुई है उसमें कुछ काम पुरुष के हैं और कुछ महिलाओं के हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें उनका दोनों का एक बड़ा रोल है। हम एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते उसके लिए। ठीक है, जैसे माँ बनने का दर्जा औरत को दिया है और पिता बनने का दर्जा पिता को दिया है। पिता माँ नहीं बन सकती और माँ पिता नहीं बन सकते। अगर हम एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, हम मतलब में इतनी ताकत नहीं है कि हम माँ को बाप या बाप को माँ बना सकें, तो फिर हम किस आधार पर माँ को कम मान लेते हैं। माँ मीन्स यहाँ औरत है। आप ये तो एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपकी माँ किसी से कम है, बट हर कोई ये एक्सेप्ट कर लेगा कि ये स्त्री है, औरत है, बोलने की ज्यादा आदत है, काम इसका काम पुरुष से कमजोर है। आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है। अगर एक दिन स्त्री भूख हड़ताल पर चली जाए ना, जिससे दुनिया के सारे हड़ताल पे जाते हैं, तो घर में मेरे ख्याल से अफरा तफरी मच जाएगी और शाम तक तो सारी लड़ाइयाँ एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे लड़ लड़ के। सुबह उठने से पहले जो चाय पानी का अरेंजमेंट है वो माँ करती। आपके स्कूल जाने के लिए चपातियों का अरेंजमेंट माँ करती। उसके बाद जितने भी आप कपड़े गंदे करके लाते हो, आपके मोजे नहीं है, आप खाना खाने, इवन जो फिजिकल वर्क के साथ जो इमोशनली काम है ना, कि खाना नहीं खाया और आदमी को, बच्चा ये सोचता है कि मुझे कोई पूछे यार मैं तो भूखा हूँ, वो इमोशनली चीज कौन करता पूरी आपकी। चलो फिजिकली छोड़ो, मैं पिता पे भी आऊंगी कि पिता भी काम करते हैं। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय माँ के लिए होता है कि उसके बेटे ने आज, बेटा या बेटी ने खाना नहीं खाया, उसके आज साफ कपड़े नहीं थे, पता नहीं आज टीचर उसे क्या कहेगा, डांटेगा। तो ये इस वजह से अगर आपकी जो कोई चीज गुम होती है तो माँ आपको साथ देती है, साथ ढूंढवाने की। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। आपको नहीं पता आपका बिस्तर कैसे तैयार होता है, वो जो जिन बिस्तर पे आप सोते हो दरिया में, कभी सोचा है वो कहाँ से आती है, ये कौन तैयार करता है। और सबसे मेन जो चीज है, ध्रुव है, मैं पोल मानती हूँ स्त्री को घर का, वो स्त्री है, माँ है।
पुरुष के अपने काम है, फिजिकल वर्क करता है, प्रोटेक्शन देता है, तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन जेंडर के आधार पर पुरुष को कभी रिप्लेस करने की कोशिश ही नहीं की। उसका स्थान कम नहीं किया गया, बहुत अच्छी बात है, उसका कम होना भी नहीं चाहिए। फिर स्त्री का स्थान क्यों कम किया गया? पुरुष का स्थान, पिता का स्थान, कहते हैं युधिष्ठिर ने, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछा कि सबसे ऊंचा क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, तो उन्होंने कहा पिता है, और धरती से भारी कौन है? माँ है। पिता को हमारे कस्टम ने आकाश में ही रखा, ठीक है, लेकिन माँ को नीचे क्यों गिराया? क्या इसका सवाल का जवाब है? जब एक स्त्री नीचे गिरती है ना, जब उसको कम स्टेटस दिया जाता है। और आप देखो, जो नारी है वो सृष्टि है, रचनाकार है। रचना करने वाले को आप नीचे गिराकर कैसे इस सृष्टि को ऊपर उठा सकते हो? रचनाकार को नीचे गिराकर आप सृष्टि को ऊपर नहीं उठा सकते। ये तो कुछ मैं ज़्यादा डीप में चली गई, बट क्या एक घर जो ऊपर उठ सकता है अगर उस घर में स्त्री ऊपर नहीं, मतलब अच्छी उसके डिसीजन नहीं में उसकी भागीदारी नहीं है, उसकी सुनवाई नहीं होती, उसको मारा पिटा जाता है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है। एक कमजोर माँ की संतान बहादुर बन सकती है? एक कमजोर माँ की संतान कायर बनती है। एक औरत ही है, एक माँ होती है, अगर वो बहादुर है तो अब उसके बच्चे भी उसके ऊपर पूरा इम्पैक्ट होता है। क्यों ये कहा जाता है कि फर्स्ट टीचर हमेशा माँ होती है, माँ बाप होते हैं। और उनमें से अगर बाप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहा है, दैट्स वेरी वेल, बट अगर माँ की ड्यूटी कमज़ोर है, माँ एक कमज़ोर के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रही है, तो इसका मतलब परवरिश में कमजोरी रह जाती है। इसी तरह मान लो घर में 5 औरतें हैं, 5 पुरुष हैं, ये 5 पुरुष इकोनॉमिक रूप से सबल हैं, ये 5 मेंबर इकोनॉमिक रूप से निर्बल हैं। क्या ये घर ऊपर उठ सकता है? ये तो बोझ की तरह रहेंगे ना। वैसे तो इसको ये नहीं है इकोनॉमिक रूप से ही, ये तो सुबह से लेकर शाम तक ये इकोनॉमी और इमोशनली सारे काम करती है। तो मैं तो ये नहीं मानती कि जो पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाती वो किसी तरह से कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि उसके काम की कोई कीमत नहीं होती, वो तो अनमोल होती है। कीमत का मतलब बेकीमती नहीं है, बेस कीमती होती है। अभी हमारे यहाँ उर्वशी छिल्लर नाम की एक लड़की थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी। उससे जब क्वेश्चन पूछे गए, हरियाणा से ही थी वो लड़की, कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा है, वो कहते हैं प्रीशियस, जिससे सबसे ज़्यादा अनमोल है, जो कहते हैं माँ का काम जो है सबसे प्रीशियस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका अगर एक हिस्सा समाज का डेवलप है, एक समाज का शिक्षित है, और एक पार्ट को आप शिक्षित रहने के लिए छोड़ देते हो, उसके लिए कोई राइट्स नहीं है, उसके लिए कोई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव तय नहीं किए समाज ने, इसका मतलब आपका समाज, आपका घर, आपका परिवार तरक्की नहीं कर सकता। और ये सदियों से होता आया है। मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि जो रिलीजन है या कास्ट है, ये किसी देश विशेष की प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो जेंडर है, कुछ कबीलों को छोड़कर मैं ये मानूंगी कि जो सिविल सोसाइटी है ना हमारी, अपने आप को जो सभ्य सोसाइटी मानती है, उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, सबसे ज़्यादा है। इवन जो नेचुरल ट्राइबल्स है ना, ट्राइबल जो अभी तक सिविल सोसाइटी में नहीं आए, वहाँ महिलाओं को बराबर के अधिकार है। लेकिन कहीं भी विश्व में आप जाओ, जितने भी डेवलप कंट्रीज की बात करो आप, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ औरतों के साथ इसी तरह के भेदभाव हैं। और इंडिया जैसे देशों में तो और भी ज़्यादा है।
अगर हम एशियंट की बात करें, भारत में एशियंट टाइम की, तो ये माना जाता है कि भारत में जो ऋग्वैदिक संस्कृति, उसमें पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं माना जाता था। गार्गी जैसी नाम और कोई देवी देवताओं की पूजा हमारे इक्वल हुई है। अब भी हम देवी की पूजा भी करते हैं, बट पूजा करते हैं, जब एक्चुअल में औरत सामने खड़ी हो तो तब हमारी रिस्पेक्ट पता नहीं कहाँ चली जाती है। हम मूर्तियों की हम मतलब सिर झुका के करते हैं, एक्चुअल में नहीं करते। एशियंट में जब हमारा समाज बदलने लगा और युद्ध शुरू हुए तो समझा जाने लगा कि पुत्र अगर ज़्यादा पैदा होंगे तो कबील खानदान जो है उसके हाथ में पावर रहेगी। और एक तरह से जो औरतें हैं, क्योंकि वो युद्ध में भाग नहीं लेती थी, वैसे बहुत सारी औरतों के एग्जाम्पल मिलते हैं जैसे कि कई वगैरह के, कि उन्होंने युद्धों में भाग लिया है, तो पुत्र उत्पत्ति सबसे ज़्यादा मानी जाने लगी कि पुत्र ज़्यादा पैदा हो, उसके लिए रिक्वेस्ट की जाने लगी, देवी देवताओं से प्रार्थना की जाने लगी, यज्ञ हवन होने लगे। कुछ लेखक साहित्यकार ऐसे पैदा हो गए कि स्त्रियों को उन्होंने, जैसे कहते हैं संन्यास में आगे आड़े आती है, मतलब इस तरह के पता नहीं बेसलेस चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में देनी शुरू कर दी कि ये तो मोह माया में डालती है, जो मतलब इसे भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा। जो एक पवित्र विचारधारा थी स्त्री को लेकर वो खत्म हो गई। उसके बाद हमारे देश में मुस्लिम शासक आए। एक्चुअल में मुस्लिम धर्म में औरत और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन बाद में जब शरीयत के कानून निकल के आए उसमें जो औरतें थी उसको काफ़ी पर्दे वगैरह में रखा गया। 4 विवाह पुरुष कर सकते थे, मतलब कानून बना दिया 4 कर सकते हैं। भारत में तो पता नहीं कितने करते थे लोग। हिंदू राजा ने भी बहुत सारे शादियां की, जैसे राणा प्रताप को मैंने पढ़ा कि 9 रानियां थी उसकी। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने तो कानून बना दिए और अब भी वो चले हुए। और तब जब दोनों संस्कृति का मेल हुआ और आक्रमणकारी के रूप में आए तो यहाँ की औरतों या समाज के प्रति उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी, और उसका प्रभाव जो है वो औरतें घर में कैद हो गई, पढ़ाई लिखाई छूट गई। जो हमारा 7वीं से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक का काल मैं कहूँगी, बल्कि 18वीं तक का, 19वीं में तो थोड़े सुधार होने लगे थे। ये काल स्त्रियों के लिए तो अंधकार काल था। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक, इवन छोटी बच्ची जैसे ही पैदा होती उनको अफीम दे के मार दिया जाता, दूध में नहला के मार दिया जाता, बोरी में भर के उसमें नहरों में तिरा दिया जाता। इवन रणजीत सिंह, बड़े घरानों में भी ऐसा होता था। पता चल जाता कि प्रेग्नेंट औरत के पेट में बच्ची है तो वो मार दी जाती थी किसी न किसी तरीके से। उनको अफीम की ज़्यादा डोज दी जाती थी। जैसे रणजीत सिंह ने खुद कहा, महाराजा रणजीत सिंह इतने बड़े पंजाब के शासक हुआ करते थे कि मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी बहनों को मारते हुए देखा है, बोरी में भर के उन्हें ब्यास नदी में छोड़ते हुए मैंने देखा है। तो ये कोई छोटे घरानों में नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगी आज भी अगर लड़कियों की भ्रूण हत्या वगैरह की समस्या आ रही है तो पढ़ी लिखी फैमिली में ज़्यादा है। जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, शायद वो पाप पुण्य को ज़्यादा मानते हैं, इन चीज़ों वो होती नहीं हैं, बट हैं चीज़ें पढ़ी लिखी जमात में ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ जो हमारा सिस्टम रहा आधुनिक युग में, फिर क्या हो गया मॉडर्न युग में, अंग्रेजों के साथ तो हम लड़ रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। इसके साथ साथ हमारा जो नेशनल मूवमेंट था ना, राष्ट्रीय आंदोलन, वो बड़ा एक बहुत अच्छी मूवमेंट थी। कैसे हम अंग्रेजों के साथ साथ उन सभी बुराइयों के साथ लड़ रहे थे जो इस समाज में चारों तरफ फैली हुई थी। हम विधवा विवाह के लिए, पुनर्विवाह के लिए लड़ रहे थे, सती प्रथा को बैन करवाने के लिए लड़ रहे थे, हम चाइल्ड मैरिज बैन पे करवाने के लिए लड़ रहे थे, हम धर्म और जाति के को समान अधिकारों के लिए लड़ रहे थे।
इस तरह से बड़ा आंदोलन जो था, स्त्रियों ने जब ये समझा कि अंग्रेज आए या कोई भी आए, हिंदू समाज या मुस्लिम समाज में जो महिलाएं, ज़्यादातर मुस्लिम हिंदू औरतें ही उस टाइम आई, नेशनल मूवमेंट के टाइम। हमारी स्थिति तो गुलामों जैसी है। हमें अंग्रेजों ने थोड़े नहीं घर में बिठा रखा है, हमारे तो अपने घर वालों ने बिठा रखा है ना। हमारे अपने कस्टम की वजह से हम विधवा हो जाती हैं तो दोबारा शादियां नहीं होती, या बाल विवाह कर दिया जाता है, या हमें मार दिया जाता है, या पर्दे में रखा जाता है। ये तो हमारे अपने घर वाले या हमारे सोशल कस्टम कर रहे हैं। अंग्रेज थोड़े नहीं हमें कैद बनाए हुए। हमारे राइट्स, जो हम राइट्स की बात करते हैं, जो राइट्स हमारे पास नहीं हैं, वो अंग्रेज सरकार ने थोड़े नहीं छीने हैं। वो राइट्स तो हमें घर से ही नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तो इस तरह भारत में आंदोलन शुरू हुए और आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ वोमेन की आज़ादी की भी बात उठने लगी। आज एक बड़ा फेमस सा शब्द है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब होता है स्त्री और पुरुष में भेद ना करने वाली नीति, ठीक है। स्त्रियों के लिए नहीं नीति, स्त्री और पुरुष में किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे स्त्री के साथ हो चाहे पुरुष के साथ, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मतलब स्त्री को हम ऊपर उठा दें और पुरुषों को गिरा दें। किसी को मत गिराओ ना, सबको उठने दो। कभी भी समाज में किसी के गिराने से, किसी के उठाने से दूसरा नहीं गिरता। आप दोनों साथ साथ में तरक्की कर सकते हो। लेकिन सोशल कस्टम ऐसे बन गए कि नहीं जी, ये पिटने के लायक है। एक राजस्थान में ढोर स्त्री का जो सिर है इस तरह से कि पिटने लायक होता है। इस तरह की मतलब जो बेसलेस चीज़ें हैं, बकवास चीज़ें हैं, उनको शामिल करके पता क्या होता है, झूठ जो होता है ना, बार बार कहा जाए किसी को तो वो सत्य लगना शुरू हो जाता है। मोस्टली ये माना जाता है कि औरतें ज़्यादा बात करती हैं, लेकिन पुरुष भी करते हैं। आप ऑब्जर्वेशन करके देखिए। बट जो मतलब बुराई की चीज़ें हैं उनके साथ उनको लगाया गया और उसको निम्न दर्जे का माना गया। निम्न दर्जे का किस तरह की, उनको देखो 1927 तक इंग्लैंड में वोट डालने के काबिल नहीं समझा गया कि नहीं जी, इसको नहीं पता होता कि ये वोट कैसे डाले। आप भी अपने घर में कभी भी देखोगे आपकी माँ को कहा जाता है वहीं वोट डालो जहाँ आपके पापा कहते हैं। मैंने एक रिसर्च की थी पंचायती राज पे, उसमें मुझे एक दो औरत को छोड़कर कोई ऐसी नहीं मिली कि किसी ने भी अपने पति की पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को कभी वोट दिया हो या उनका समर्थन लिया हो। तो ठीक है, इस तरह से जेंडर है। जेंडर की बातें हम पढ़ते हैं, जेंडर और पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स जेंडर को कैसे प्रभावित करती? हमारे देश की संसद जो है वो कानून बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाया गया, सबको अधिकार दे दिया गया। अब संसद कानून बनाती है। क्या आपको पता है हमारी जो विधानसभाएं और पार्लियामेंट में कितने मेंबर होते हैं? ये मैं 9th में आपको पढ़ा चुकी हूँ। सिर्फ पार्लियामेंट में 543 टोटल मेंबर होते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ 10%, इसका मतलब 54 या 55 लोग अब तक ये आंकड़ा रहा है कि वो इतनी औरतें वहां संसद में बैठी हैं। विधानसभाओं में तो और भी कम है। राज्यों की विधानसभा जैसे हरियाणा विधानसभा, हरियाणा लेजिस्लेचर असेंबली, उसमें तो 5-6% के करीब संसद की में भागीदारी रहती है। अगर इतनी कम महिलाएं वहां बैठेंगी तो क्या अपने हक में वो कानून बनवा सकेंगे? इतने अत्याचार होते हैं स्त्रियों के विरुद्ध। घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, ऑफिस में सुरक्षित नहीं है। इतनी बड़ी समस्या है हर उसकी, और हर कोई अपने परिवार के बेटियों के लिए सेंसिटिव होता है। बट संसद सेंसिटिव क्यों नहीं है? संसद क्यों नहीं कानून बनाती ऐसे? क्यों? क्योंकि उसमें 90% मेल बैठे हुए हैं, पुरुष बैठे हुए हैं, जिनको ये ज़्यादा लगती ही नहीं है बड़ी बात, और इस वजह से उनके हक में कानून ही नहीं बन पाते, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह से पंचायतों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिला,
वैसे भागीदारी तो अब 40 के करीब हो चुकी है। इसी तरह का जो भागीदारी है वो संसद और राज्यों की विधानसभाओं में भी मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आएं, अपने हित में कानून बनवा सकें। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन शुरू करते हैं चैप्टर। बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रोट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। अब तो खैर काफ़ी बदल गया है, लेकिन आप जो आसपास की सोसाइटी उसी में बदलाव देखते हो। ऐसे बहुत सारी जगहें, राज्य रहे हैं जहां अब भी बॉयज़ और गर्ल्स की जो ब्रॉटअप है वो अलग अलग होती है। लड़कियों को इसलिए पाला जाता है उसका ये सोचकर कि क्या करना है, घर के बर्तन ही तो मांजने हैं, रोटी ही तो पकानी है, बच्चे ही तो पालने हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड ए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। और ये क्या कहता है, ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क है, लिंग के आधार पर है, काम का विभाजन है कि औरत का ये काम है, पुरुष का ये काम है। आज आप देखोगे कि औरतें हर क्षेत्र में प्रवेश कर गई। आपकी प्रेसिडेंट से लेकर महिला प्रेसिडेंट रहे हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आपकी पीएम रही है इंदिरा गांधी, आपकी सीएम बहुत सारी रही हैं, ममता बनर्जी है, मायावती जी हैं, जयललिता हैं, बहुत सारी रही हैं। आईएएस ऑफिसर लगातार 3-4 सालों से लड़कियां ये स्टॉप कर रही थी। आपकी फ्लाइट ऑफिसर, आपकी बीएसएफ के जवान, आपकी राजमार्ग 26 जनवरी पे परेड करने वाली टुकड़ियों की कमांडर, नेवल में दुनिया का चारों तरफ का चक्कर लगाने वाली आपकी ही थी वो आईएनएस, उसमें एक लड़की थी, मुझे याद नाम नहीं है, 8 महिलाएं गई थी वो। स्पेस यात्री, स्पेस अंतरिक्ष में जाने वाली महिला सुनीता विलियम, और आपकी ये कल्पना चावला, ये तो इंडिया की हैं, बाहर विदेशों से तो बहुत गई हैं। हर क्षेत्र कहीं भी देख लो औरतें काम कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, क्या वो अब पहले नहीं लायक थी, अब लायक हो गई हैं? वो पहले भी इसी ढंग से लायक थी, बट उन्हें करने नहीं दिया जा रहा था, ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल डिवीजन था कि नहीं, औरतें सिर्फ यही काम कर सकती हैं और उनका काम, वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम एज सच कुकिंग, और वुमेन को काम करना है, कुकिंग करनी है, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुक आफ्टर चिल्ड्रन एक्सेट्रा, एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। और आदमी क्या करेगा, जो घर के बाहर के काम है वो करेगा। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ठीक है, अगर इन्हें यही काम सौंप दे तो बहुत बढ़िया होगा उनके लिए, बट आप देखते हो कि वो घर में इन कामों के साथ खेत में भी हाथ बटाती है, वो बराबर खेत में फसल कटवाती है, जो भी जितना भी काम होता खेत में वो करती, तो आउटसाइड भी कर रही है। उसके बाद इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू होमवर्क हाउस वर्क। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आदमी घर के काम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि मैन एक गुड सेफ हो सकते हैं, खाना बनाने वाले बड़े अच्छे सेफ होते हैं, देखा होगा आपने। तो ये कौन, लॉन्ड्री जो में कपड़े धोले जाते हैं, प्रेस की जाती हैं, वो मैन के द्वारा अच्छी की जाती है। इसका मतलब ये है कि काम में तो कोई डिवीज़न ही नहीं है। ये डिवीज़न किसका बनाया हुआ है, समाज का बनाया हुआ है। दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड दिस थिंग, बट ये सोच है। अगर बच्चे पालने हैं तो महिला नहीं पालने हैं, कपड़े धोने हैं तो महिलाएं नहीं धोने हैं। अगर बराबर बांट के काम कर लिया जाए तो शायद सारे झगड़े खत्म हो जाए। जिस तरह से वो उसके खेत में हाथ बटाती है, अगर इसी तरह उसके घर के कामों में हाथ बटाया जाए तो ठीक है ना, तो मोस्टली जो झगड़े होते हैं वो शायद दुनिया से खत्म ही हो जाएं। When these things are paid for, men are ready to take up। लेकिन जब इन काम की वैल्यू मिलती है ना, जैसे मैंने अभी बताया, खाना बनाना किसका काम है, स्त्री का, लेकिन अगर वो शेफ बनता है, होटल में काम करता है, उसको पैसे मिलते हैं, वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सारे टेलर होते हैं, बहुत सारे कुक इन होटल में मैन होते हैं। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड हिज देयर होम।
और इसका साथ सेम यही मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि वोमेन जो है वो काम नहीं कर सकती घर से बाहर। इन विलेजेस वोमेन फैच वाटर, गांव में पानी ढोती हैं, फ्यूल इकट्ठा करती हैं, ईंधन इकट्ठा करती है, खेतों में काम करती है। अर्बन इलाकों में भी वो बहुत सारे काम करती, अर्बन इलाकों में भी उसका बहुत सारा काम है जो वो करती है। मिडल जो इन अर्बन एरिया पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन द मिडिल क्लास रूम, वो एक नौकरानी के रूप में करती हैं। वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेज, और मिडिल की जो वर्क है वो काम करने के लिए ऑफिस में जाती हैं। इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, और इसके साथ साथ नौकरी के साथ वो घर का भी काम करती हैं। बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यू एज डज गेट रिकॉग्नाइजेशन, लेकिन उसके काम की वैल्यू नहीं मानी जाती। इकोनॉमिक रूप से वह काम जीरो है, सोच है ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।